हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? तो पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आई होप। तो 11th क्लास बहुत अच्छे मजे में हो एकदम। हाँ, मजे में जिंदगी कट रही है। तो चलो, अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान है भाई? क्या क्या अपन ने रिवाइज किया था, कुछ बताओ मुझे, क्या रिवाइज किया था? तो आई थिंक अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लिया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से ये क्लियर किया था कि कैसे यहाँ पर स्टेबिलिटी हम निकाल रहे थे, कैसे हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, और कैसे हम ये भी निकाल रहे थे कि NaOH में फिजिबल होगा या नहीं होगा, NaOH के साथ रिएक्शन देगा या नहीं देगा। इन सब चीजों के बारे में अपन सीख रहे थे। क्लियर? उसी के आगे एक और चीज आती है बच्चों, NaHCO3। solubility in NaHCO3. solubility in NaHCO3 सेम प्रोसेस है। इस चीज को जरा समझेंगे तभी आपको क्लियरली यहां पर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं NaHCO3 की बात करूं तो NaHCO3 का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरीके से। ये बना कहां से होगा बच्चों? ये बना होगा H2CO3 से। किससे बना होगा? H2CO3 से। H2CO3 में जब एक एसिडिक H रिमूव किए होंगे तो एक एसिडिक H रिमूव करने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिला होगा वो कुछ इस तरीके से मिला होगा। क्लियर बात है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो कुछ यही बनेगा। और अभी तक हमने यही सीखा कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने पूछा कि OH माइनस में सॉल्युबल या फिर NaOH में सॉल्युबल, आप क्या करते थे? आप ये करते थे, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड वाटर। और सेंटेंस में ये लिखते थे, कॉन्सेप्ट में ये लिखते थे बच्चों कि विच कंपाउंड is more acidic than water which is soluble in NaOH, which is soluble in NaOH। यही तो लिखते थे हम। सही बात है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि H2CO3 है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या था? NaHCO3। तो अगर NaOH में सॉल्युबिलिटी हमें जाननी है तो बच्चों बताइए, NaOH में सॉल्युबिलिटी जानने के लिए क्या मुझे इसके कॉन्जुगेट एसिड पे जाना पड़ेगा? इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि विच कंपाउंड या दोस कंपाउंड विच इज मोर एसिडिक देन H2CO3 are soluble in NaHCO3। क्या समझ में आता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास अगर NaHCO3 में कोई सॉल्युबिलिटीज पूछी जाए तो NaHCO3 में सॉल्युबिलिटीज जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि कंपाउंड H2CO3 से क्या होना चाहिए? ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं HCOOH, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? ये है फॉर्मिक एसिड। क्या है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड की हम बात करें और H2CO3 को कंपेयर करें तो मुझे बताइए, क्या यहां पर जब H निकलेगा तो नेगेटिव O पे आएगा? यहां पर भी O पे ही नेगेटिव आएगा। क्लियर बात है? डिफरेंस को ध्यान दें बच्चों, तब समझ में आएंगी चीजें। अगर आप डिफरेंस को देखेंगे तो यहां पर जो लोन पेयर का रेजोनेंस है, नेगेटिव का रेजोनेंस है, वो किस में है? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में है। यहां पर भी रेजोनेंस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में ही है। लेकिन बच्चों ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप अपने लोन पेयर के थ्रू इस माइनस को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और डोनेट किससे कर रहा है बच्चों? मेसोमेरिक इफेक्ट से। इसका मतलब क्या नेगेटिव को डोनेट करने वाला ग्रुप चाहिए? नहीं चाहिए। इसका मतलब बताइए, क्या यहां पर कोई भी इंडक्टिव होगा या कोई भी CH3 ग्रुप होगा? ये सब के सब इससे क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक होंगे। तो सिंपल की बात आपको मैं बताऊं, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव
आर सॉल्युबल इन NaHCO3। ये पॉइंट आपको अब ध्यान रखना है कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है तो वो NaHCO3 में सॉल्युबल इजीली हो जाएगा। कौन सा डेरिवेटिव? कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, जैसे मैथनोइक एसिड, जैसे एथनोइक एसिड, जैसे प्रोपोनोइक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड। अब भाई बेंजोइक एसिड में भी क्या होता है? बेंजीन रिंग उसके साथ रेजोनेंस करती है, लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे O का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि इस नेगेटिव को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आती है? तो मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के बारे में लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट करें और फिर अपन समझते हैं कि ऐसा कौन कौन से कंपाउंड हैं जो NaHCO3 में सॉल्युबल होंगे। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, तीसरा मान लीजिए मैंने लिखा फिनॉल, फिर मैंने लिखा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रो का मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम है और इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास बेंजोइक एसिड दिया हो, मान लीजिए मेरे पास ऑर्थो पर नाइट्रो हो और पैरा पे नाइट्रो हो। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास फिनॉल के साथ ये नाइट्रो हो और यहां पर कार्बोक्सिलिक। ध्यान दीजिएगा, अब मेरा क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल विद NaHCO3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, NaHCO3 के साथ सॉल्युबल कौन होगा? तो मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है वो सबके सब क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। तो जो ये मैं ब्लू सर्किल कर रहा हूं, इस ब्लू सर्किल में जितने भी कंपाउंड हैं ये तो पक्की तरीके से सॉल्युबल होंगे ही होंगे। क्लियर? लेकिन बात करो फिनॉल की, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर है O और O में रेजोनेंस और यहां है O और C में रेजोनेंस। तो मुझे बताइए, ऑक्सीजन एंड कार्बन में रेजोनेंस अगर हो रहा है तो वो लेस स्टेबल होगा किसके कंपैरेटिवली? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इसलिए फिनॉल यहां पर सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आती है? लेकिन अगर मैं बात करूं 2,4 डाइनाइट्रो है, तो बच्चों इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? NaHCO3 से क्या होती है? सॉरी, H2CO3 से क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये भी इस टेस्ट को दे देता है। बताइए, 2 नाइट्रो है तो दे रहा है, तो 3 नाइट्रो तो पक्की तरीके से देगा, इसका मतलब ये भी टेस्ट देता है। लेकिन अगर 1 नाइट्रो है तो ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि ये इतना एसिडिक नहीं होता कि ये इस एसिडिक स्ट्रेंथ को बीट कर सके। क्लियर है? तो मुझे बताएं, क्या मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कैसे हम पहचानेंगे कि टेस्ट देगा या नहीं देगा? क्लियर बात समझ में आती है? खास बात यह है बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था कि NaNH2 रिएक्शन कर रहा था, तो NaNH2 क्या करता था? NH2 माइनस रिएक्शन करने के बाद किसी भी एसिडिक H के साथ अगर मैं NH2 माइनस की रिएक्शन करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है बच्चों? गिवन एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है और NH3 गैस रिलीज होती है। ये NH3 गैस कहां से रिलीज होती है? इस NH2 माइनस से और इस एसिडिक H से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaHCO3, समझ रहे हैं आप किसके साथ कराई? NaHCO3 के साथ। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन दे देता है तो बच्चों यहां जो गैस रिमूव होती है, रिलीज होती है, वो होती है CO2 गैस। और ये CO2 गैस कहां से आती है? ये CO2 गैस आती है बच्चों इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने से। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए यहां पर ये स्टार कार्बन होता
तो ये CO2 भी कौन सा बनता, स्टार कार्बन वाला CO2 ही बनता। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ CO2 गैस रिलीज होगी और वो कहाँ से रिलीज होगी, इस रिएजेंट से CO2 गैस रिलीज होती है, यहां से नहीं होती है। कहां से होती है बच्चों, यहां से होती है। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए बच्चों। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एडवांस ने एक बार इसका पैसेज बनाकर भेजा था 2016 में, पैसेज के रूप में क्वेश्चन आया था और उसमें यूज किया था NaOH की सॉल्युबिलिटी और NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी को। तो उसी का यूज करके मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं और उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन हो रही है NaHCO3 और ये कार्बन है 14। मेरा क्वेश्चन है यहां पर गैस A रिलीज हो रही है, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने क्या किया, इस फिनॉल की रिएक्शन कराई NaNH2 से और मैंने कहा कि यहां पर गैस B रिलीज हो रही है। इसी तरीके से मैंने कहा NaH, यहां गैस C रिलीज हो रही है और इसी तरीके से मान लीजिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई तो यहां पर गैस D रिलीज हो रही है। क्लियर, और मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस A, B, C एंड D। चलिए, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो चलिए यहां पर मुझे बताइए गैस A, गैस B, गैस C और गैस D कौन सी रिलीज होंगी और उन्हें कैलकुलेट करके बताइए उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक, गैस A की बात करें तो मुझे बताइए कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव NaHCO3 के साथ रिएक्शन देता है और गैस रिलीज होती है CO2। और ये CO2 कहां से निकलता है बच्चों, ये निकलता है रिएजेंट से। इसका मतलब ये CO2 में कार्बन कौन सा होगा, 14 कार्बन वाला होगा। क्लियर है, आइसोटोप 14 मॉलिक्यूलर वेट वाला कार्बन होगा। बात करते हैं NaNH2 की, तो Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस क्या करेगा, H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा और गैस रिलीज होगी NH3 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर, NaH कल बात की थी अपन ने, Na प्लस H माइनस H प्लस को लेने के बाद H2 गैस रिलीज करेगा। इसी तरीके से सोडियम मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना गिवन करता है और इस H को रिमूव करता है। हाइड्राइड जो फॉर्म करता है वो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन में रिमूव होता है, तो हाफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ H2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना है तो मैं किसका काउंट करने वाला हूं, CO2 का, NH3 का, H2 का, और बच्चों हाफ H2 की जगह मुझे उस हाफ से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, कल मैंने आपको समझाया था क्यों नहीं रखना है। बताइए इसका मॉलिक्यूलर 14 है, ये क्या है 16 16 32 एंड 32 एंड 14 46। क्लियर, बात समझ में आती है। सोडियम 14, हाइड्रोजन 1, 14 एंड 3 17, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। काउंट करें, 2 2 4 6 10 एंड 7 17, 1 4 and 5 and 6, 67 is your answer। क्लियर, समझ में आया आपको कैसे अपन यहां पर रिएक्शन को कर रहे थे, कैसे अपन क्वेश्चन को कर रहे थे, समझ में आ चुका है आपको। क्लियर है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें मिक्स पूछने वाला हूं, विच कंपाउंड इज सॉल्युबल विद NaOH एज वेल एज NaHCO3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन एक काउंटिंग के रूप में मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूं और उस क्वेश्चन को समझिएगा पहले, देन उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने में आएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास, मैंने आपसे बोला दिस इज साइक्लोहेक्सेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेंजोइक, दिस इज पिक्रिक एसिड,
We all know that picric acid is what? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। इसी तरीके से एक और है, इसे बोलते हैं बच्चों स्क्वायरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायरिक एसिड। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायरिक एसिड। बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्क्वायरिक एसिड को। ठीक, इसी तरीके से मैं आगे कंपाउंड लिखता हूं। फिनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन इज व्हाट, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड which is soluble in NaOH, और उसे मैंने दे दिया A। क्लियर? दूसरा मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन NaHCO3 and this is B. Calculate the value A plus B. क्लियर है? चलिए वैल्यू कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप क्या करो, NaHCO3 में जो चीजें सॉल्युबल है उसे आप निकाल लो, बेस्ट है। अगर NaHCO3 की बात करें तो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, इसका मतलब ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ये भी सॉल्युबल होगा। स्क्वायरिक तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने बताया बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिनॉल नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं होगा, और मेटापेनाइट्रो है ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं NaHCO3 में जो सॉल्युबल है, क्या उस B की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। कितनी वैल्यू आ गई? 5। क्लियर? अगर मैं बात करूं NaOH में सॉल्युबिलिटी, NaOH में सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो बताइए बच्चों, अगर जो NaHCO3 में सॉल्युबल है क्या वो ऑटोमेटिकली NaOH में सॉल्युबल होगा? सही बात है। इसका मतलब ये जो पांचों कंपाउंड हैं ये NaOH में सॉल्युबल तो होंगे ही होंगे। क्लियर? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये 5 कंपाउंड तो NaOH में सॉल्युबल होंगे ही होंगे। बाकी बचे कंपाउंड को चेक करते हैं। फिनॉल NaOH में सॉल्युबल होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं होगा, और अगर फिनॉल हो रहा है तो नाइट्रो की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसका मतलब ये भी सॉल्व होगा। इसका मतलब सॉल्युबल और एक्स्ट्रा कितने आ गए? 2। तो बताइए A की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और B की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो टोटल A प्लस B कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकता है, इस तरीके से वो क्वेश्चंस को समझ सकता है। तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से क्लियर रखें, जिससे कि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहां पर फेस ना हो। क्लियर है? तो अपन ने ये सारी चीजें सीख ली कि कैसे NaHCO3 में सॉल्युबिलिटी देखते हैं और कैसे हम NaOH में सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक नया टॉपिक है और GOC का ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा GOC में कुछ भी नहीं है। ठीक है? अपन ने सारी चीजें कवर कर रखी है बच्चों, तो उन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करोगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक टॉपिक है जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों टॉटोमर। ये आप जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ोगे तो आपको वहां पर ये चीजें मिलेंगी, लेकिन ये हम GOC में इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसका GOC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और उन सारे कॉन्सेप्ट को कभी कभी पूछा भी जाता है, तो इसलिए अपन टॉटोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो टॉटोमर्स
या टॉटोमेरिज्म इसे बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है और वो नाम बहुत ज्यादा फेमस है और वो नाम है बच्चों कीटो इनॉल प्रोसेस। क्या नाम है? कीटो इनॉल प्रोसेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और फट से अपन इसको सीख जाएंगे। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों चला वहता। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? चला वहता। तो टॉटोमर्स या फिर कीटो इनॉल प्रोसेस, तो अपन को जो समझाने वाला पॉइंट है वो समझाने वाला पॉइंट कौन है? कीटो इनॉल प्रोसेस। इस वर्ड से अपन कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? सोचिए जरा कि किसी भी कीटो ग्रुप को अगर मैं इनॉल में चेंज करूं या इनॉल ग्रुप को कीटो में चेंज करूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? कीटो इनॉल टॉटोमर्स। क्लियर है? इसे मैं क्या बोलूंगा? कीटो इनॉल टॉटोमर्स। अब इस कीटो इनॉल टॉटोमर में क्या होता है जरा समझेंगे इस चीज को, कैसे कन्वर्ट होता है, क्या जरूरी बातें होती हैं, वो सारी चीजें अपन यहां पर सीखने वाले हैं। क्या है जरा देखिए बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कीटोन है। आप सबको पता है कीटोन कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, इस कीटोन के साथ हमने रिएक्शन किसकी की? इस कीटोन के साथ हमने रिएक्शन की बच्चों किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन की। अब बेस क्या करता है? आपको पता है बेस हमेशा क्या करता है? एसिडिक एच लेकर एसिड बेस रिएक्शन करता है। क्लियर है? और एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए? H+ चाहिए। और H+ उसको कहां से मिलेगा? उसको H+ मिलेगा इस कार्बन से। क्या मुझे दिख रहा है कि इस H+ को लेने पर फायदा क्या होने वाला है? इस H+ को लेने पर जो फायदा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है बच्चों कि अब जो नेगेटिव बना है ये नेगेटिव बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है और रेजोनेंस करने के बाद इसकी पोजीशन कार्बन से ऑक्सीजन पर पहुंच सकती है। और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा इसकी एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने के बाद कहां पहुंचता है बच्चों? ये पहुंचता है O- पे। नया बॉन्ड ये बन चुका है। क्या आपको रेजोनेंस करना आता है? आपको सब कुछ समझ में आता है? तो पहला स्टेप क्या था? इस बेस ने H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर रिलीज किया। क्यों ये इस H+ को लिया? क्योंकि ये H+ नेगेटिव सबसे अच्छा देगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है। इस H+ की बात बहुत अच्छी है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये H+ एसिडिक H है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस करके O नेगेटिव पर क्रिएट हो जा रहा है। क्लियर है? तो मुझे बताओ, अब जब ये O नेगेटिव बन चुका है, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा और अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था वहीं से ये क्या करता है? एसिडिक H को फिर से ले लेता है और एसिडिक H को लेने के बाद बच्चों ये क्या बनाता है? ये बनाता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल, जिसको ऑल लिखते हैं, और इसे बोलते हैं एल्कीन। तो पूरा नाम मिलाकर होता है इन ऑल। इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों कीटो इनॉल प्रोसेस। कैसे कीटो से इनॉल फॉर्म हुआ आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार मैकेनिज्म बताता हूं। बेस ने एसिडिक H लिया, उस एसिडिक H ने रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव बनाया। O नेगेटिव ने फिर क्या किया? एसिडिक H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया, OH फॉर्मेशन हुआ और OH फॉर्मेशन के बाद यहां पर ये एल्कीन इधर शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इनॉल। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, इसे भी मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां आपको मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लेना है? बेस लेना है। अब मुझे पता था कि यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन है, दोनों कार्बन क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। तो चाहे यहां से H का प्रोसेस हो या यहां से हो, वो सेम होगा। इसीलिए मैंने इसका दूसरा टॉटोमर नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो इसके पास जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है, क्या यहीं से हाइड्रोजन निकल सकता है? सबसे पहली बात, इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, इसके लिए कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो यहां पर ये कौन सा हाइड्रोजन होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी टॉटोमर हो सकता है। क्यों बच्चों? अगर हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो वो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो नेगेटिव डीलोकलाइज नहीं करेगा, डीलोकलाइज नहीं करेगा तो एल्कीन नहीं बनेगी, और एल्कीन नहीं बनेगी तो टॉटोमेरिक प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ, टॉटोमर बनने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन आपको समझ में आई वो ये आई, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होने चाहिए।
क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये यहां से भी H ले सकता है, यहां से H लेगा तो नेगेटिव कहां बनेगा बच्चों, नेगेटिव बनेगा यहां पर, और ये नेगेटिव क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, O माइनस क्या करेगा, वाटर से, जो वाटर रिलीज हुआ है उस वाटर से H लेकर ये क्या बना देगा, ये कुछ इस तरीके से OH बना देगा। क्लियर बात समझ में आती है? ये H कौन सा लिया है इसने, जो H यहां से रिमूव हुआ है वही H तो इसने फिर से अब्स्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब इसका दूसरा प्रोसेस क्या होता कि ये OH माइनस यहां से H लेता, यहां से H लेता, तो मेरे पास जो नेगेटिव क्रिएट होता वो यहां पर नेगेटिव क्रिएट होता। नेगेटिव क्रिएट होने के बाद जो रेजोनेंस करता वो यहां पर O नेगेटिव आता, क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद कैसा बनता, कुछ इस तरीके से बनता। और ये O नेगेटिव फिर से क्या करता, वाटर से जो H रिलीज हुआ था उसी H को अपनी तरफ ये क्या करता, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता, अपनी तरफ जोड़ लेता। तो ये भी क्या बनता, एक इनॉल प्रोडक्ट, और ये भी क्या बनता है, एक इनॉल प्रोडक्ट। क्लियर बात समझ में आती है? तो कैसे मैंने एक कंपाउंड के टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाकर दो इनॉल बनाए, क्या आपको समझ में आया क्या हुआ? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, सुनिएगा। आप सबने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। उन्होंने एक डायलॉग बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, बहुत तगड़ा नारा था इनका। वैसा ही एक टॉटोमर का नारा है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या है बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्लियर है? अब देखिएगा इसका यूज कैसे किया है। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या यही तो बात हुई? तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सीधे टॉटोमर प्रोडक्ट देखिए, यही बनेगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सिंपल, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी वे में समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक फ्रेश क्वेश्चन लूं और उस फ्रेश क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि जल्दी से इसके टॉटोमर बनाओ, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको टॉटोमर बनाना है तो टॉटोमर के लिए आपको पता है बेस प्रेजेंट होना चाहिए। बेस हमने ले लिया। फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है, तो देखिए क्या हुआ, जस्ट इसके बगल वाले पे जाना है। बगल वाले पे हाइड्रोजन है, सेम कार्बन है, तो किसी एक से बनाइए, दोनों से बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने? तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या बताइए, टॉटोमेरिक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सिंपल OH बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक और कंपाउंड है, लेट सपोज ये है। अब यहां पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भैया जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो तुम हाइड्रोजन किसको दोगे? दो ही नहीं पाओगे। और जब तुम हाइड्रोजन नहीं दोगे तो मैं तुमको बॉन्ड क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं टॉटोमर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आती है? किसका प्रेजेंस होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन का, तभी टॉटोमर प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम किसी भी कीटो को इनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे बात बच्चों ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों, यहां पर जो सबसे मेन बात है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। अगर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी कोई बाहरी सोर्स का काम नहीं होता। वो पहले जो था उतने ही बॉन्ड होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल। तो मुझे बताइए, कभी भी टॉटोमेरिक प्रोडक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लें इसे। तो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलोगे इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये कह सकते हो ये एक टॉटोमर एक अलग से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप है। आप आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे तो आपको वहां पर बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं, और इसकी पूरी डेप्थ नॉलेज मैं आपको यहां देने वाला हूं। जीओसी में आपको पूरी नॉलेज में देने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान आपको रखना है
कि टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन आप उसको दोगे तभी तो वो बॉन्ड देगा। तो सिंपल सी एक बात याद रखना, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा, या फिर इसका इनॉल प्रोडक्ट, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। इस चीज से समझते हुए हमने ये टॉटोमर्स को समझा। तो चलिए खट से इसे नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आया है कि कैसे हम कीटो से इनॉल बना रहे हैं। कीटो से इनॉल बहुत ही फास्ट प्रोसेस है बच्चों। ये ऐसा समझ लीजिए, ये फर्दर ऑटो कन्वर्टेबल बिल्कुल होते रहते हैं। जिस स्टेबल फॉर्म में ये रहना चाहेगा उस स्टेबल फॉर्म में ये ऑटो कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? अब जरा सा एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इसका टॉटोमर ड्रॉ करो। तो सिंपल है, मैं आपको कहानी के रूप में क्या बताया हूं कि भाई साहब तुम मुझे क्या दे दो, हाइड्रोजन, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। क्या सेम ट्रिक से आप इसकी टॉटोमर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मुझे बताइए टॉटोमर प्रोडक्ट क्या इसका ये बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और अल्फा हाइड्रोजन है जो इससे डिफर है। कौन सा? ये वाला। क्या इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो फिर से वही कहानी, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो सिंपल है, इसका जो दूसरा टॉटोमर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? किसी ने कहा कि यार अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा मेजर टॉटोमेरिक प्रोडक्ट है, तो कहानी आपको समझ में आई, मैकेनिज्म आपने देखी। मैकेनिज्म में आपने एक चीज देखी, क्या? नेगेटिव आयन की प्रेजेंस। और नेगेटिव आयन की जब प्रेजेंस है तो बताइए डिपेंड किस पे करेगा, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी पे। और नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। तो मुझे बताइए नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री एनायन पे ज्यादा स्टेबल होती है या 3 डिग्री एनायन पे? तो आपका जवाब होगा 1 डिग्री एनायन। इसका मतलब जो मेजर इनॉल होगा वो ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर इनॉल। क्लियर है? अब बात करते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, कीटो या इनॉल। तो ध्यान रखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो, नॉर्मल कीटो का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा, ना कोई रेजोनेंस है, ना कुछ एरोमेटिसिटी है, ना कुछ है। अभी आप देखोगे कि यहां पर ऐसे ऐसे इनॉल बनते हैं जो कि बहुत स्टेबल भी होते हैं। तो इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो एंड नॉर्मल इनॉल विच इज डोमिनेट, कीटो फॉर्म इज डोमिनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों डोमिनेट करता है, बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ये क्या करता है बच्चों, डोमिनेट कर जाता है। क्लियर बात समझ में आती है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर कीटो फॉर्म डोमिनेटिंग है या इनॉल, तो बताइए क्या ये नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल है? तो बताइए यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इनॉल से। अब मैं आपको कुछ ऐसे केस कराने वाला हूं जहां पर इनॉल भी डोमिनेट करता है, और वो कैसे केसेस हैं चलिए डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से इसे। तो आपको यहां पर यह समझ में आया कि कैसे हम यहां पर बता सकते हैं कि कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल डोमिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके से इनॉल बना होता, सॉरी कीटो बना होता। अब कीटो से इनॉल बनाना है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, टॉटोमर बना रहा हूं। इसके टॉटोमर बना रहा हूं तो बताइए मुझे हाइड्रोजन यहां से तो निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि जब ये बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड, आपने पढ़ा है, दो बॉन्ड जब आपस में एक साथ होते हैं एलीन सिस्टम, ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये बॉन्ड को रोटेट कर देते हैं, प्लेन रोटेट कर देते हैं। और बच्चों अगर प्लेन रोटेट हो गया तो बताइए रिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी, रिंग टूट जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए कभी भी हाइड्रोजन कहां से नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन कभी भी sp2 कार्बन से कनेक्टेड हो तो वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आती है? अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन की, क्योंकि ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो मुझे बताइए सिंपल है, बेस क्या करेगा, यहीं से हाइड्रोजन लेना चाहेगा। तो सिंपल, तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दे दूंगा। तो क्या मेरे पास जो इनॉल बनने वाला है वो इनॉल कुछ इस तरीके से बनने वाला है।
सिंपल बात समझ में आती है। और मुझे बताइए ये इनॉल फॉर्म होने के बाद क्या गेन कर रहा है? इट इज गेनिंग एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी क्या होती है? बहुत स्टेबल होती है। और ये क्या है बच्चों? नॉन एरोमेटिक है। तो बताइए मैंने जो आपको कहानी बताई इन केस ऑफ नॉर्मल कीटो और नॉर्मल इनॉल, तो आपको समझ में आया कि मैं किस नॉर्मल की बात कर रहा था? अगर इसकी बात करूं तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक था, कन्वर्ट किस में हो गया? एरोमेटिक में। तो ये नॉर्मल नहीं है बच्चों। क्लियर बात समझ में आ गई? तो मुझे बताइए यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूं यहां इनॉल क्या करेगा? डोमिनेट करेगा किससे? कीटो। तो कब? इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी। क्लियर? और अच्छी बात सीखिए, मैंने आपको जीओसी में एरोमेटिक पहचानना बताया था और उसी का यूज यहां पर मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको टॉटोमर यहां पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि टॉटोमर का रियल पढ़ाने के लिए आइसोमेरिज्म है, लेकिन आइसोमेरिज्म में कोई यूज नहीं है इसका। इसलिए जीओसी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जीओसी के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यहां यूज होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कीटो है, डाई कीटो है। अब डाई कीटो का मैंने टॉटोमर किया, देखिएगा ध्यान से। डाई कीटो का क्या किया मैंने? टॉटोमर किया। टॉटोमर करने के बाद मुझे पता लगा कि इस हाइड्रोजन को अगर मैं ये दे दूं तो तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। और इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का यूज करूं और बोलूं तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। तो क्या ओवरऑल प्रोसेस के बाद मेरे पास इनॉल कुछ ऐसा बन जाएगा? और ये इनॉल आप ध्यान से देखो, दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है बच्चों? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल है तो बताइए यहां पर क्या रिएक्शन होना चाहेगी? नहीं होना चाहेगी। तो बताइए यहां कौन डोमिनेट करेगा? कीटो फॉर्म। इनॉल डोमिनेटिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनॉल क्या है बच्चों? एंटी एरोमेटिक है। और रिएक्टेंट कीटो क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो यहां पर कौन डोमिनेट करेगा? कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इनॉल से। तो कितने क्लियरली हमें यहां पर समझ में आया कि कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल डोमिनेटिंग है। इस चीज को हमने यहां पर बहुत अच्छे से सीख लिया। तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको क्या चीजें पूछी जाती हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अपन ने ये सीखा इस लेक्चर में कि कैसे हम ये सीखते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर कीटो है या इनॉल। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको समझ में आया, आप इनॉल फॉर्म करिए। इनॉल फॉर्म करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि डोमिनेटिंग फैक्टर कीटो है या इनॉल है। जितने पॉसिबल इनॉल बन सकते हैं आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, क्या आप इसका इनॉल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, करिए। और मुझे बताइए डोमिनेटिंग कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं फटाक से और समझते हैं कि कैसे यहां पर सॉल्व करेंगे। इनॉल ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि यहाँ कीटो डोमिनेटिंग है या इनॉल। चलिए देखते हैं। मुझे बताइए अगर मैं इसमें इनॉल बनाना चाहूं तो मुझे पता है हर एक हाइड्रोजन का मैं यूज कर सकता हूं। हाइड्रोजन का यूज करके फाइनली आपने इनॉल बना भी लिया होगा। इनॉल बनाने के बाद हर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से यूज करेंगे तो इनॉल आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगे और आप सबने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। क्या आप देख पा रहे हैं ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या बन गया? एरोमेटिक, विच इज डोमिनेटिंग एरोमेटिक। क्लियर समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड नंबर को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए कैसे। मुझे पता था यहाँ से हाइड्रोजन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल बनने वाला है और अनस्टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। बात करूं तो कौन सा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन तक जा सकता है इजीली? एक तो ये हाइड्रोजन है जो इजीली जा सकता है। तो वन ऑफ द इनॉल क्या बन सकता था? वन ऑफ द इनॉल ये बन सकता था। क्या आपने ये इनॉल तो बना लिया होगा? लेकिन बच्चों एक और इंपॉर्टेंट इनॉल बनता है, और वो क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, किस कार्बन को? इस कार्बन को। क्या जब मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो जो एनायन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा? आई थिंक आपने बना लिया होगा।
क्या ये एनायन रेजोनेंस करने के बाद यहां पे आ जाएगा और यहां से रेजोनेंस करने के बाद यहां पे चला जाएगा, और ये O- जब H निकला था वही H ये अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, इनॉल टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बना लेगा। तो मुझे बताओ क्या इस तरीके का टॉटोमर भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने देखा कि वो जो हाइड्रोजन जो अपना नेगेटिव ऑक्सीजन तक पहुंचा दे, इसका मतलब वहां पर टॉटोमर क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, वहां टॉटोमर बन सकते हैं, वहां टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए यहां पर टॉटोमेरिक प्रोडक्ट जो बने वो क्या बना, ये बना। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये क्या मुझे पता है यहां से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, यहां से नहीं निकल सकता, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद हमें पता है कि वो नेगेटिव O तक आ सकता है और वो ऑक्सीजन तक आएगा, इसका मतलब टॉटोमर भी हो सकता है। क्या वो नेगेटिव ये बनेगा, नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, और फिर से नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन तक, और ऑक्सीजन पे पहुंचने के बाद ये जो टॉटोमर बनाने वाला है ये कुछ इस तरीके का टॉटोमर बनाने वाला है। और देखिए किस तरीके से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाने के बाद एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। इसका मतलब इस केस में आप इसे स्टेबल बोलोगे या इसे स्टेबल बोलोगे, तो आप बोल रहे हो यहां पर कौन डोमिनेट करेगा, यहां डोमिनेट करेगा इनॉल फॉर्म। बिल्कुल क्लियर है, रिवाइज करें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कैसे किया, आपको वो हाइड्रोजन निकालना है जिसका नेगेटिव ऑक्सीजन तक जा सके रेजोनेंस करके। अब ऑक्सीजन तक चला गया तो इसका मतलब वहां पर प्रोसेस हो सकता है। क्लियर, समझ में आया क्या आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इसी के जस्ट आगे कि इसमें और क्या क्या प्रोसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं लेक्चर को। इसी तरीके से मौज ले लेकर पढ़िए, मस्त पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, मेरा यही कहना है, सिंपल। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।